हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स विषय में कक्षा 11 का जो है कुछ पारिभाषिक शब्दावली टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा में। एक शब्द है अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र। अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होती है। यह डेफिनेशन। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें मजदूरी पाने वाले श्रमिक की संख्या 10 से अधिक नहीं हो, वो होता है असंगठित क्षेत्र। अदृश्य मदें क्या होता है? इनविजिबल्स। एक होता है दृश्य मदें जो हमको दिखाई पड़ती हैं, जैसे वस्तु हो गया। एक अदृश्य मदें जो हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, जैसे सेवाएं। भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदें। भुगतान संतुलन में एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता, एक होता है हस्तांतरण। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में दो प्रकार की मदें होती हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें। दृश्य मदों में वस्तुएं आती हैं जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। अदृश्य मदों में सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बिजनेस वाले कुछ चीज़ें आती हैं, सेवाएं आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदें जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती। अदृश्य मदें मुख्यतः वे सेवाएं होती हैं जैसे पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएं। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश आदि को भी सम्मिलित करते हैं। फिर से अदृश्य मदों में क्या आता है? इनविजिबल्स में भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदें हैं ये, जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती हैं। अदृश्य मदें वे सेवाएं होती हैं जैसे पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग, ये वित्तीय सेवाएं हो गई। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण जिसको निजी प्रेषण कहते हैं, रेमिटांस, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश, ये सब आते हैं अदृश्य मदों में। अनारक्षण क्या होता है? डी रिजर्वेशन। किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे, है ना। पहले रिजर्वेशन, मान लो किसी चीज़ का रहा हो कि किसी सेक्टर में खाली ये कंपनी काम कर सकती है, तो किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह को ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे, उसे कहते हैं डी रिजर्वेशन। तो डी रिजर्वेशन एक औद्योगिक क्षेत्र अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसमें पहले मान लो कोई व्यक्ति ही किसी चीज़ का उत्पादन कर सकता था, लेकिन बाद में उसको हटा देना डी रिजर्वेशन कहलाता है। किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी ही बना सकते थे। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है जिनका उत्पादन पहले केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। ठीक है, भारत में डी रिजर्वेशन क्या है? मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है जिनका उत्पादन पहले केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। तो ये हो गया अनारक्षण। अवमूल्यन क्या होता है? डीवैल्यूएशन। विनिमय दर में गिरावट। अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन, विनिमय दर में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। तो विनिमय दर में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, ये होता है अवमूल्यन। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? यह किसी कार्य या मूल्य मान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है। फिर से, यह किसी कार्य या मूल्य मान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है।
आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर, ये क्या होता है? कैजुअल वेज लेबरर्स। आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर अन्य लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए काम करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर। दूसरे खेत में या काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वो है आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर। आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर से पढ़ लें। आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण क्या हो? एकीकरण, इंटीग्रेट करना, सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि। तो एकीकरण हो रहा है ना, सरकारी नीतियों से अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके। तो आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण का तात्पर्य है देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण, निवेश, व्यापार, वस्तुओं सेवाओं का आवागमन ये हो सके, इसे कहते हैं आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं। तो आयात जो हो रहा था उसको प्रतिस्थापित कर दिए अपने देश में वस्तुओं को उत्पादन करके। इस नीति में आयात नियंत्रण, आयात शुल्क, अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। तो आयात प्रतिस्थापन में क्या क्या होता है? आयात नियंत्रण कर दिए, आयात शुल्क एक प्रकार से हम बढ़ा दिए, अन्य नियंत्रण लगा दिए। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयात शुल्क क्या है? टैरिफ, आयात पर वह कर, आयात शुल्क क्या है? आयात पर वह कर जो प्रति इकाई या मूल्य अनुसार निर्धारित होती है। आयात शुल्क बाधाएं, टैरिफ बैरियर्स, सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर, यह है आयात शुल्क बाधाएं। आयात लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, किसी देश में वस्तु की आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति, किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति आयात लाइसेंस है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संगठन। इसके 10 सदस्य देश हैं: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनी, दारुस्सलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें लिखा हुआ है। दारुस्सलाम इसमें डाउट है, बाकी 10 देश तो हैं। उत्पादकता क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि। क्या? श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द प्रायः श्रम के आगत, इनपुट की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में कितना उत्पादन कर पा रहा है, कितना दक्ष है, कितना उत्पादक है। उत्पादकता श्रम या पूंजी की दक्षता को बताता है। उत्पादकता क्या है? श्रम या पूंजी की दक्षता, उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द प्रायः श्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो एक शब्द में बोलें उत्पादकता क्या है, तो श्रम या पूंजी की दक्षता। उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, युद्ध में विषय या अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना। इस प्रकार अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया जाता है।
उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है। उपभोग समुच्चय कंजम्पशन बास्केट किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ परिवार की बात है। किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। तो एनएसएसओ करता है भारत में। फिर से पढ़ लें, उपभोग समुच्चय क्या है? किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी संस्थान इसका निर्धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे अनाज, दालें और दूध से बनी चीज़ें, खाद्य तेल, सब्जियां, वस्त्र आदि। उद्यम क्या है? एंटरप्राइज किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण आदि करता है। उद्यम फिर से, किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है और वितरण करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यह एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है जिनमें स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन तथा बाजार सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करता है। फिर से महत्वपूर्ण यह प्रीलिम्स के लिए कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित 4-5 कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कथन आ सकते हैं एग्जाम में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? यह एक गैर सरकारी संस्था है? नहीं, यह एक सरकारी संस्था है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक सरकारी संस्था है या कोई NGO, कोई गैर सरकारी संस्था, ऐसा नहीं है। यह एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है? ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करना जिनमें स्वनियमन तथा बाजार सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने का उपाय करता है। एकाधिकारी, मोनोपोलीज, प्रतिबंधकारी, रेस्ट्रिक्टिव व्यापार अधिनियम, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस अधिनियम को व्यापारियों की एकाधिकारी तथा अन्य जनहित बाधक व्यावहारिक प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया गया था। औपचारिक या संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान, फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स क्या होता है? सभी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठान जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम कर रहे हों, वो होता है औपचारिक। और औपचारिक या संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान में क्या निजी क्षेत्र आते हैं? हाँ, निजी प्रतिष्ठान भी आ सकते हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठान भी आ सकते हैं, और जिसमें 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हों वो होता है औपचारिक सेक्टर। अंश, हिस्सा, इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश। इक्विटी किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश। इनके धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है और ये लाभांश पाने के अधिकारी होते हैं। ये सब विशेषताएं हैं। कर प्रतिकर, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है?
करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि। ये प्रायः जो जीएसटी आया था उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट, पहले के सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट देखा जाता था, जिसको समाप्त करने के लिए ही जीएसटी लाया गया था। ये क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, कि किसी वस्तु पे कर लगाया, उसकी मूल्य वृद्धि हुई, अगले स्तर पे निर्माण हुआ तो वहाँ पे फिर से जो नई वस्तु बनी उस पर टैक्स लग गया, तो पुराने वाले उत्पाद पे टैक्स लगा था उस पर फिर से लग गया। तो कर पे कर यानी कर प्रति कर अगर होता है उसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि। ये प्रायः अनेक चरणों में लगने वाले करों का परिणाम होता है, जैसे उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़कर उस पर विक्रय कर लगाना। इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय कर लग जाता है, जो शुल्क पहले से दिया था उस पर भी कर लग गया। कृषि का व्यावसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ से पूछा गया है इसकी परीक्षा में, प्रश्न प्रीलिम्स में। कृषि का व्यावसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्व उपभोग या पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के व्यावसायीकरण ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनके ऊंची कीमतें देनी प्रारंभ कर दी। उन्हें नकदी फसलें अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए थी। गैर नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक तो है नवीकरणीय संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब। एक है गैर नवीकरणीय संसाधन जिसका नवीकरण नहीं किया जा सके, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरण संभव नहीं है, उनका स्टॉक वृहद होता हुआ भी सीमित है। उनका स्टॉक क्या है? सीमित है। जीवाश्म ऊर्जा संसाधन, तेल, कोयला और लोहा, सीसा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर शुल्क बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध। इनमें आयात के परिमाण और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी सम्मिलित होते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था, ये क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग करना, सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना, ये होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? कि सरकार का व्यय का राजस्व से अधिक होना। तो सरकार का व्यय ज़्यादा है और राजस्व आय जो है वो कहीं कम है, तो कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। इंपॉर्टेंट है भी। जनांकिकी संक्रमण क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनांकिकीविद फ्रैंक नोटेस्टीन द्वारा 1945 में विकसित अवधारणा है। तो जनांकिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दिया? फ्रैंक नोटेस्टीन ने दिया 1945 में। यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दरों में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। नोटेस्टीन ने जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था। 3। पूर्व औद्योगिक विकासशील आधुनिक समाज, इंपॉर्टेंट है ये। नोटेस्टीन ने जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। पहला, पूर्व औद्योगिक विकासशील आधुनिक समाज। बाद में औद्योगिकरण के उपरांत की अवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय विद्यमान आयु विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मीन्स जन्म के समय विद्यमान आयु विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा क्या है? G8 जो G7 बन गया,
8 देशों का गुट था। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी महासंघ सम्मिलित हैं। तो रूसी महासंघ अब निकल गया इसमें से, तो G7 है। यहाँ राज्याध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों का वार्षिक आर्थिक राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहाँ अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि 1 वर्ष है, जो बारी बारी से सदस्यों को आदान प्रदान किए जाती हैं। G20 विश्व आर्थिक स्थायित्व और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, विश्व आर्थिक स्थायित्व और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों का एक समूह है। इसमें 19 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर सम्मिलित हैं। कौन कौन से देश हैं ये आया है IAS की परीक्षा में, G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं करके, तो ध्यान से देख लें। फर्स्ट बार अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका का है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक यानी कि दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ भी G20 का सदस्य है और साथ में जो अफ्रीकी संघ है वो भी इसका सदस्य है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एवं केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 से अपनाई जा रही नीतियों का नाम है ये नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आयात निर्यात नीति यानी व्यापार नीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी क्या है? सरकार की वे आर्थिक नीतियां जो आयात और निर्यात व्यापार को प्रभावित करती हैं। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट, निजी व्यक्तियों समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान। नवीकरणीय संसाधन क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वे संसाधन जो विवेक पूर्वक प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। वे संसाधन जो विवेक पूर्वक प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। जल, वन, पशुधन, मत्स्य, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। फिर से जल, वन, पशुधन, मछली, यदि इनका अत्यधिक विदोहन नहीं हो तो ये निरंतर बने रह सकते हैं। तो ध्यान देना कि जल, वन, पशुधन, मत्स्य नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर। निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है? राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियां जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है, इन नीतियों से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है। निर्यात बाधाओं को। नियोजक रोजगारदाता यानी एम्प्लॉयर्स क्या होता है? एम्प्लॉयर्स वे स्वनियोजक जो अपना काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्रायः श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं। नियमित वेतन, मजदूरी पाने वाले श्रमिक, रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉयज, अन्य लोगों के खेतों फर्मों में काम करने वाले श्रमिक कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से वेतन, मजदूरी, दिहाड़ी या समय समय पर नवीनीकृत अनुबंध अनुसार नियम भुगतान के रूप में मिलती है। इनमें सभी पूर्ण और अंशकालिक तथा प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कर्मचारी वो भी इसमें नियमित वेतन मजदूरी में आते हैं। परिमाणात्मक प्रतिबंध, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा
नियत करना। किस लिए परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं? आंतरिक उद्योगों का संरक्षण हो, भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए। परिवार क्या होता है? हाउस होल्ड सामान्यतः एक साथ रहने और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्तियों का समूह। सामान्यतः का अर्थ है कि इनके मेहमान परिवार का अंग नहीं होंगे। इसी प्रकार इनमें से यदि कोई अस्थायी रूप से बाहर गया हो तो उसकी परिवार की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। पारिवारिक श्रम, श्रमिक परिवार के खेत, फैमिली लेबर या वर्कर क्या होता है? उद्योग या उद्यम आदि में नकद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति तो पारिवारिक श्रमिक है कि उद्योग या उद्यम आदि में नकद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम कर रहा है। वो भले परिवार का हो चाहे ना हो, लेकिन बिना मजदूरी काम कर रहा है ऐसे तो पारिवारिक श्रम माना जाएगा। पेंशन क्या है? सेवानिवृत्त श्रमिक को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि। तो पेंशन एक निर्वाह राशि है जो सेवानिवृत्त श्रमिक को मिलती है। प्रतिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है। प्रतिष्ठान क्या है? एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है ये। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों, संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश होना। किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश होना। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं की जाती। ध्यान देना भैया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं की जाती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश करना। शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक संरचना, संयंत्र, संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्ति का निवेश करना, ये है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। प्रायः यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है, जो अल्पकालिक सट्टेबाजी के लिए आया है और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष निवेश चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में देश के काम ही आता रहेगा। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय, ध्यान देना, GDP नहीं, नेशनल इनकम और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात। इंपॉर्टेंट अवधारणा है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात होता है। प्रवेश अवरोध, बैरियर्स टू एंट्री, वे कारक जो किसी उद्योग में प्रवेश को इच्छुक फर्मों का आगमन कठिन बना देते हैं। ये अवरोध उस उद्योग में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, प्रसव, मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। यानी प्रति 1000 जन्म के पीछे कितने मृत्यु हुए माताओं की। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
बजट घाटा, बजटरी डेफिसिट, सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा ना हो पाना। बजट घाटा कहलाता है कि सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा ना हो पाना, यानी आय कम है, व्यय ज़्यादा है। बहुपक्षीय व्यापार संधियां, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी व्यापार समझौते। बेहतर अनुपालन, बेटर कंप्लायंस, सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी अनुदेशों का पालन। ब्रंटलैंड कमीशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा, यूएनईपी नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग, इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उद्धरण किया गया था। 1987 में रिपोर्ट दी थी आवर कॉमन फ्यूचर नाम का, हमारा साझा भविष्य। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं पर रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से अथवा संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर रोजगार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हों। इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्या है? भुगतान संतुलन खाता जो बनता है जिसमें चालू खाता, पूंजी खाता और हस्तांतरण, ये तीन चीज़ें आती हैं। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन का सांख्यिकीय सार। इस खाते में अवधि भर के सभी दायित्वों और परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है, इसलिए यह सदैव संतुलन में रहता है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलन में रहता है। भूमि राजस्व बंदोबस्त, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये क्या है? भूमि राजस्व बंदोबस्त, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद प्रशासन का गठन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय किया गया। यह भूखंड चाहे किसी किसान के अधिकार में या महल अथवा राजस्व ग्राम, या महल माने महालवाड़ी व्यवस्था में, राजस्व ग्राम या फिर किसी जमींदार के अधिकार में रहा हो, यह अधिकार चाहे स्वामित्वाधिकार रहा हो या फिर कर्षण अधिकार ही हो, इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त कहा गया। भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गईं: अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व निर्धारण यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, पूरे राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था यानी महालवाड़ी व्यवस्था। ये डेफिनेशन भी आ सकता है परीक्षा में। अस्थायी बंदोबस्त क्या है? जमींदारी व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने 1793 इस बीच में लाया था, 1790s के, मतलब 1790 18वीं सदी के अंतिम दशक में लाया था। और रैयतवाड़ी क्या है? किसानों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर राजस्व निर्धारण। और महालवाड़ी पूरे राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था करना। भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों के हित के लिए संचालित कोष है। ये कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड। इसमें कर्मचारी और रोजगारदाता, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज दोनों ही अंशदान जमा करते हैं। इसका संचालन सरकार करती है और इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है। मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट,
यह शब्द मृत्यु पर ही आधारित है। इसे वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्याओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य हो या रोग आदि के कारण दोनों ही प्रकारों को गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रुग्णता दर से भिन्न है। रुग्णता दर तो बीमारी के कारण काम न कर पाना दर्शाती है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, ये मुद्रास्फीति है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन भारत सरकार द्वारा गठित एक संगठन था। यह देश के सभी संसाधनों ये एक कार्यपालिकी आदेश से बना संगठन था। योजना आयोग न ही संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय था। वैधानिक कि न ही सांविधिक निकाय था, स्टैट्यूटरी बॉडी। यह देश के सभी संसाधनों के अधिकतम संतुलित और युक्ति युक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने का कार्य करता है। इसे देश के विकास पथ की वरीयताएं भी निर्धारित करनी होती हैं। अब यही काम कर रहा है नीति आयोग। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सहयोग बढ़ाने के ध्येय से वहाँ के 27 हैं गठित महासंघ। इसके सदस्य देश में क्या है? इसके सदस्य देश में पहले यूके भी था, लेकिन अब वो नहीं है। ब्रिटेन ने उससे एग्जिट कर लिया। इसको कहते हैं ब्रेग्जिट। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से एग्जिट कर जाना ब्रेग्जिट कहलाया। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, तो साइप्रस भी है इसमें, निकोसिया इसकी राजधानी है, और साइप्रस एक कंट्री है अलग से। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम पहले था लेकिन अब नहीं है। माल्टा नन्हा सा देश है भूमध्य सागर में। पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। राज्य विद्युत बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग हैं जो विद्युत उत्पादन, संवहन और वितरण के कार्य करते हैं। राज्य विद्युत बोर्ड। राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल। ऐसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं परिभाषाएं। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी जीडीपी पूरा ले लिए, और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल भी ले लिए। ये हो गया राष्ट्रीय आय। और निवल राष्ट्रीय आय क्या होता है? देश का जीडीपी लिए और विदेशों से प्राप्त आय लिए, लेकिन इस जीडीपी में जो विदेशी कंपनियां यहाँ से पैसा कमाई या जो यहाँ से भेज दी अपने देश में, उसको घटा देंगे तो आता है निवल राष्ट्रीय आय। रुग्णता, मोर्बिडिटी। रुग्णता क्या है? मोर्बिडिटी, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। यह अस्थायी अपंगता द्वारा काम को दुष्प्रभावित करती है, तो अस्थायी अपंगता है ये। निरंतर रुग्णता अंततः मृत्यु का रूप भी धारण कर सकती है। हमारे देश में रुग्णता के 2 प्रमुख कारण हैं, भीषण श्वास संक्रमण और डायरिया। वहन क्षमता, इंपॉर्टेंट अवधारणा है ये, या धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता। इसकी अधिक तकनीकी परिभाषा इस प्रकार है: घनत्व आधारित जनसंख्या का वह अधिकतम आकार जहां पहुंचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है, अतः उस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद्य आदि के कारण निर्वाह से जुड़ी कठिनाइयों के कारण प्रजनन प्रक्रिया बाधित होने लगती है। विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेशानुसार भिन्न हो सकती हैं। अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये कारण है खाद्य सुलभता, पर्यावरण, स्थान आदि। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर
अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यह जुलाई 1917 को भारत में कई प्रकार के करों जैसे बिक्री कर, एकल को समाप्त कर के लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। कई दर जैसे 0%, 5, 12, 18, 28% जो लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। पूरे देश में दर समान रहती है। ये बात ध्यान रखना कि जीएसटी जो है पूरे देश में इसकी दर समान रहती है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जीडीपी एक देश की आर्थिक शक्ति का माप है। ध्यान देना, किसी एक देश की आर्थिक शक्ति का माप क्या है? जीडीपी। जबकि जीडीपी प्रति व्यक्ति को सामान्यतः देश के जीवन स्तर का सूचक माना जाता है। सकल वर्धित मूल्य, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सकल वर्धित मूल्य की गणना सकल घरेलू उत्पाद और सहायकी में से प्रत्यक्ष कर की राशि को घटाकर की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पीसीएस वगैरह एग्जाम में। ग्रॉस जीवीए क्या है? जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो सकल वर्धित मूल्य की गणना जीडीपी और सब्सिडी, इसको जोड़ दिए। जीडीपी सब्सिडी को जोड़ने के बाद उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिए तो आता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यूज एडेड। कैसे आता है? जीडीपी और सब्सिडी को जोड़ने और उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने से आता है। व्यापारी बैंक, मर्चेंट बैंकर्स, कंपनियों को सलाह देने, उनके अंश और ये ऋण निर्गमन का प्रबंध करने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या निवेश बैंक। व्यतिक्रम या चूक, डिफॉल्ट, नियत तिथि पर ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर पाना। ऋण ये किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से सरकार द्वारा लिए गए ऋण भी हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणी की विश्वसनीयता या साख पर आंच आती है। ऋणी माने जो ऋण लेने वाला है। वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बचतों के संग्रह और प्रयोजन या आवंटन से जुड़े संस्थान। इनमें व्यावसायिक, सहकारी, विकास बैंक, निवेश संस्थान ये सब आते हैं। वित्तीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए करों तथा सरकारी व्यय का प्रयोग। विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, अन्य देशों की मुद्रा या बॉन्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से आया विदेशी निवेश। इस प्रकार के निवेश के साथ किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेशक, फर्मों या व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता। विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऐसा बाजार जहां आज की नियत दरों पर मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है, पर उस खरीदी बेची गई मात्रा का वास्तविक हस्तांतरण भविष्य की किसी नियत तिथि को ही किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के ध्येय से, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के ध्येय से देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता, विशेष रूप से बनाए गए आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। ये देश हैं चीन, भारत, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस आदि। विनिवेश क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी की पूंजी के एक अंश को जानबूझकर बेचना। इस प्रकार धन जुटाने के साथ साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी, रचना या प्रबंधन या दोनों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR,
मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, कोई बैंक जब आरबीआई के पास में एक निश्चित राशि जमा करती है तो वो है क्या? नहीं। रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंकों द्वारा कुल जमाओं और सुरक्षित निधियों का तरल रूप में रखा जाने वाला अंश। तो बैंक जो है अपने पास में अगर रखती हैं कुल जमाओं और सुरक्षित निधियों का तरल रूप में रखा जाना, तो तरल रूप में रखते हैं ये लिक्विडिटी के रूप में। नकद जमा अनुपात के साथ साथ इस वैधानिक तरलता अनुपात का अनुपालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। सहभागिता, कम्यून्स, जन सहभागिता या चीनी भाषा में रोनमिन गोंगशे जन सहभागिता। रोनमिन गोंगशे क्या है? तो जन सहभागिता है ये, सहभागिता या जन सहभागिता कम्यून को कहते हैं। और रोनमिन गोंगशे यह चीन में 1958 से 1985 1958 से 1985 की अवधि में ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तरों में से सबसे उच्चतम स्तर था। इस अवधि यानी 1982 से 85 में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया। विशालतम सामुदायिक इकाइयों यानी कम्यूनों का विभाजन कर उन्हें उत्पादन वाहिनियों तथा उत्पादन दलों में पुनर्गठित कर दिया गया। उन जन सहभागिताओं के प्रशासकीय, राजनीतिक और आर्थिक कार्य होते थे। संस्थागत विदेशी निवेशक, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंटर्स। अन्य देशों में आधार वाले बैंक और गैर बैंक संस्थान। अन्य देशों में आधार वाले बैंक और गैर बैंक संस्थान, इनमें विदेशी व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष जैसी निवेशक संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। स्पष्टतः ये संस्थाएं देश की अपनी इस प्रकार की संस्थाओं से अलग होती हैं। शेयर, बॉन्ड आदि में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनके निवेश का देश की आर्थिक व्यापारिक परिस्थितियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इस क्षेत्र के 8 देशों का संघ है। ये देश हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी है। सार्क दक्षिण एशियाई जन समुदायों को मैत्री, विश्वास, सूझबूझ के आधार पर मिलजुल कर कार्य करने का एक मंच प्रदान करता है। इसका ध्येय सदस्य देशों में आर्थिक सामाजिक विकास का संवर्धन है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? वृद्ध, अपंगों, असहायों, विधवाओं और बच्चों के हितार्थ स्थापित या संचालित निजी और सार्वजनिक पेंशन संस्थाएं। इनमें पेंशन, सेवानुदान, भविष्य निधि, ये सब उसके तरीके हैं। पेंशन, सेवानुदान, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वनियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने खेत, व्यवसाय आदि का स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाले व्यक्ति। इनके कुछ सहायक हो सकते हैं। कब, कहाँ उत्पादन या विक्रय करें अथवा कैसे कार्य का संपादन करें, इन बातों के विषय में निर्णय की इन्हें स्वतंत्रता रहती है। इनकी आय मुख्यतः अपने उत्पादन के विक्रय या लाभ पर निर्भर रहती है। स्थिरीकरण उपाय, स्टेबलाइजेशन मेजर क्या है? भुगतान शेष के उतार चढ़ाव और उच्च स्फीति दर के नियमन के लिए अपनाए गए वित्तीय, राजकोषीय, मौद्रिक नीतिगत उपाय। तो स्थिरीकरण उपाय में वित्तीय, राजकोषीय, मौद्रिक उपाय सभी शामिल होते हैं। और काहे को कि भुगतान शेष के उतार चढ़ाव और उच्च मुद्रास्फीति के नियमन के लिए। सेवानुदान क्या होता है? ग्रेच्युटी, सेवानुदान, ग्रेच्युटी, कर्मचारी के सेवा मुक्त होने पर उसे उसकी सेवाओं के लिए
नियोक्ता से मिलने वाला एक मुश्त मानार्थ राशि, ये होता है ग्रेचुटी। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा शेयर बाजार जहां सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ दलालों को कंपनियों के अंश पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। शहरीकरण क्या है? अर्बनाइजेशन, किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या या उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात में समयानुसार वृद्धि। इसके प्रतिनिधि स्वरूप शहरों में बसी जनसंख्या का अनुपात या इस अनुपात की वृद्धि दर का प्रयोग हो सकता है। इन दोनों को ही जनगणना प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन अवधि वार्षिक, दशकीय या फिर कोई अंतर्वर्ती अवधि हो सकती है। स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट, शेयर और स्टॉक के व्यापार के लिए संस्थान। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यह 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही 5 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही मृत शिशुओं की संख्या तथा उस वर्ष में जन्मे शिशुओं की संख्या का अनुपात गुणा 1000। खत्म। श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन मजदूरी की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर, श्रमिक संघ क्या है? मजदूरी की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर अपने सदस्यों के हितों के रक्षार्थ मजदूरों द्वारा बनाई गई संस्था। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, श्रमिकों की कुल संख्या का श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिकों की कुल संख्या का देश की जनसंख्या से अनुपात। इसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। श्रम कानून, लेबर लॉज, सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सारे थे और ये यूपीएससी, यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में, बिहार पीसीएस में ऐसे टर्मिनोलॉजीज पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।